गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6। आज स्टार्ट चैप्टर 6 करेंगे। भरत चैप्टर का नाम है भरत। ओके, तो भरत एकांकी राजा लक्ष्मण सिंह तो कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी कि संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ ये मूल नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, अभिज्ञान शकुंतलम ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है। ये क्या है? बहुत प्रसिद्ध नाटक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। राजा लक्ष्मण सिंह है तो इसको क्या किया, जो संस्कृत में उसको क्या किया है, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया है। ओके, यह पाठ उसकी एक अंश है। क्या है? यह पाठ जो है उसकी एक अंश है। और बालक भरत सर्वदमन सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। बालक भरत सर्वदमन के साथ बच्चे के साथ वो क्या कर रहे हैं? खेल रहा है। छिपकर खरे राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से क्या कर रहे हैं? वो दुष्यंत जो है वो खेल रहे थे, बड़े चाव से उनको छुप कर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। बड़े चाव से उनको छुप कर देख रहे हैं। बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है। क्या पता चलता है उनको? बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है। तो आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और चैप्टर 6 निकालिए। 36 पेज में हम देखेंगे कि भरत राजा लक्ष्मण सिंह के इनके बारे में थोड़ा बता के फिर मैं आपको ऐसे लिखवाने वाली हूँ। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, बंगला और अरबी भाषा की भली भांति क्या करते थे? जानकार थे। हिंदी, अंग्रेजी, अरबी भाषा के लिए क्या थे? जानकार थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद किया गया था। इनका जो भी इन्होंने पुस्तक लिखा था उसको क्या किया था? उसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, यानी कि अनुवाद किया गया था। जैसे कि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, वो संस्कृत में, तो इसको उन्होंने क्या किया है? हिंदी में अनुवाद किया है। प्रस्तुत पाठ उसकी नाटक का एक अंश है। प्रस्तुत पाठ जो है इसमें एक नाटक का दृश्य का अंश है और इसमें पात्र भी बताए गए। मैं अभी आपको पात्र भी बताऊंगी। अगर आप स्कूल चालू होता तो मैं एक प्ले करके दिखाती, आपको एक प्रोजेक्ट जैसा बना के दिखाती कि एक बच्चे को रोल देती कि इसमें रोल में है। जैसे पात्र है बालक भरत और तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत, अपर तपस्विनी दूसरी। ओके, 4 पात्र है। तो अगर क्लास में बच्चे होते तो आपको मैं एक का पात्र देके ऐसे एक्सप्लेन करके बताती, बट डोंट माइंड, हम इसमें भी अच्छी तरह से कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। आप बुक की तरफ ध्यान दीजिए। ओके, तो ऋषि कनक के आश्रम में शकुंतलता का पुत्र भरत एक सी शावक के साथ खेल रहा था। एक सी के शावक के साथ कौन खेल रहा था? शकुंतला का पुत्र कौन है? भरत। वो किसके साथ खेल रहा था? एक शावक के साथ। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनी बालक को रोकने का प्रयास कर रही थी। जो 2 तपस्विनी जो आश्रम में रहती है वो क्या कर रही थी? उस बालक को रोकने की प्रयास कर रही थी कि राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे थे। जो राजा दुष्यंत जी थे वो छुपकर किसका आनंद लेते? इसी दृश्य का वो आनंद ले रहे थे। बालक के प्रति सहज आकर्षण से रोमांचित हैं। बालक के प्रति क्या थे? सहज रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उनको ये दृश्य देख के दूर से देख रहे थे, उनको रहा नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया? उस बालक के पास वो पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। क्या बोल रहे हैं? काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। उनको क्या
क्या पता चला कि यह बालक है वो उन्हीं का है, तो उनको जान के बहुत खुशी हुई। तो बच्चों इसमें आप टेक्स्ट बुक निकालिए, देखिए इसमें पात्र है, पात्र बालक, देखिए पात्र का नाम क्या है, यहाँ हम लिखेंगे ऐसे पात्र। ओके, तो इसमें कौन से हैं, जैसे बालक, बालक का पात्र क्या है, भरत। ओके, भरत। फिर सेकंड है राजा, राजा, राजा कौन है इसमें, दुष्यंत, दुष्यंत। ओके, फिर तपस्विनी, क्या है, पहली, तपस्विनी कौन थी, पहली। फिर एक तपस्विनी दूसरी आती है, दूसरी। ओके, तो ये पात्र है और इनके अलग अलग रोल दिया गया है। इसके में अपने बारे में सबको बताना है, अलग अलग पार्ट है। आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ, जो ये जंगल में दिखाई दे रहे हैं, है ना, तपस्विनी, और ये बालक खेल रहा है दूसरी। तो मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगी, जब तक मैं पहले आपको एक ऐसे लिखवाना चाहती हूँ। तो आप नोट निकालिए और ऐसे लिखेंगे। चैप्टर 6 का एक्सप्लेन अभी बाकी है ना, डिटेल्स में अभी मैं करने वाली हूँ, बट मैं आपको एक ऐसे लिखवा देती हूँ, ऐसे करना है। आप नोट निकाल लीजिए। ऐसे में हम कौन सा ऐसे लिखेंगे, अभी मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगी। ऐसे आपका है, क्या लिखेंगे, एक किसान की आत्मकथा। क्या है, एक किसान की आत्मकथा, एक किसान की आत्मकथा। ये क्या है आपका हिंदी में निबंध है ना, एक किसान की आत्मकथा। ओके, हमें किसान के बारे में लिखना है, फार्मर के बारे में लिखना है, जो हमें अन्न उपजा के हमें देते हैं, हम उससे खाते हैं और तभी हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होता है। तो हम आज उनके बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, एक किसान की आत्मकथा। हमें और भी ऐसे लिखना पढ़ना भी है, पर थोड़ा अलग अलग भी हटके करेंगे ताकि हमें और नॉलेज हो सके। ओके, तो इसमें क्या लिखना है, एक किसान की आत्मकथा। आप किसान की भावना को तो समझ सकते हैं ना, कि वो कितने दृढ़ विश्वास से, लगन से, मेहनत से वो अपना खेत का देखरेख करते हैं और खेती में उपजाऊ करने के लिए सुबह उठकर बैल वगैरह लेके, अपना हल कुदाल लेके अपने खेत में चले जाते हैं। किस लिए चले जाते हैं, उनको लगता है कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना मेरी फसल उगेगी और हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, उससे हमारा कारोबार अच्छा चल सकता है, हमारा घर परिवार चल सकता है और देश में भी सभी लोग अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो नाउ स्टार्ट। अभी हम करेंगे आपका एक ऐसे, एक किसान की आत्मकथा। ओके, तो क्या लिखेंगे, मैं एक किसान हूँ। चलिए नोट में निकालिए, मैं एक किसान हूँ, है ना, क्या लिखा, मैं एक किसान हूँ। फिर इसमें हम ऐसा नहीं कि मैं जो लिखवा रही हूँ आप अपने तरीके से अपनी भाषा में जितना अच्छा हो सके उतना
अच्छा लिखना है, जितना अच्छा कर सके उतना कोशिश करना ही है। हमेशा कोशिश करते ही रहना है ताकि आपको उस मंजिल तक पहुंचना है जहां तक आपने मन में संकल्प कर रखा है कि आपको क्या बनना है। ओके, तो हमने क्या किया, मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ, खेती करना मेरा पेशा है। किसान का क्या है, खेती करना में खेती करना मेरा पेशा है, पेशा है। ओके, मैं एक किसान हूँ, खेती करना मेरा पेशा, मैं अन्न पैदा करता हूँ, मैं अन्न पैदा करता हूँ। ओके, अन्न पैदा करता हूँ और लोगों को भूखों से मरने से बचाता हूँ, और लोगों को भूखों से मैं क्या करता हूँ, बचाता हूँ। इसलिए लोग मुझे अन्नदाता कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए लोग किसान को क्या बोलते हैं बच्चों, इसलिए लोग मुझे अन्नदाता क्या करते हैं, कहते हैं। ओके, इसलिए लोग उनको क्या कहते हैं, किसान को अन्नदाता कहते हैं। ओके, फिर मैं गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ। किसान कहाँ रहता है, मैं गांव में टूटी फूटी गांव में टूटी फूटी एक झोपड़ी में रहता हूँ। है ना, किसान कहाँ रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। फिर यहाँ से पैराग्राफ चेक करेंगे, मैं रोज क्या करते हैं, रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। क्या करते हैं किसान, तो जल्दी उठते हैं ना, तभी तो अपने खेत में जा सकते हैं। जल्दी उठता हूँ, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, अपने गाय बैलों को चारा डालता हूँ। क्या करते हैं, अपने गाय बैलों को चारा डालता हूँ। और क्या करते हैं, फिर चारा के बाद क्या करते हैं, पानी भी पीते हैं ना वो, हाँ पीते हैं ना, तथा पानी पिलाता हूँ। तो क्या करते हैं, चारा डालता हूँ तथा पानी पिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, है ना। वो क्या करते हैं, तथा पानी पिलाता हूँ, बैलों को चारा डालता हूँ तथा पानी पिलाता हूँ। फिर
फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सूरज निकलने के पहले क्या करते हैं वो, उनको ध्यान में रहता है कि सूरज निकलने के पहले, सूरज निकलने के पहले सूरज निकलने के पहले किसान क्या करते हैं, सूरज निकलने के पहले मैं हल बैल लेकर, हल समझते हैं ना, हल बैल लेकर, हल बैल लेकर कहाँ जाते हैं वो, हल बैल लेकर खेत पर चला जाता हूँ, खेत पर चला जाता हूँ। ओके, तो हल बैल लेकर खेत पर वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। वहाँ दिन भर कड़ी मेहनत कर कर, वहाँ दिन भर कड़ी मेहनत कर, अब मैं यूज करूँगी, कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं रोज धूप मेहनत करता हूँ। ओके, अब मैं यूज कर देती हूँ। चलिए, कड़ी मेहनत करता हूँ, हम आगे लिखेंगे, मैं तेज धूप, लिखिए मैं तेज धूप, है ना, मैं तेज धूप कड़ाके की सर्दी, तेज धूप कड़ाके की सर्दी किसान के लिए न धूप दिखता है, न सर्दी दिखता है, न बरसात दिखता है। उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि हमें कड़ी मेहनत से करनी है और अपने फसल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि कब उसका उपजाऊ का समय हुआ है तो कब उसमें बीज डालना है, खाद पदार्थ कब देना है, खाद पानी कब देना है, हल कब चलाना है, तो उनके माइंड में चलता रहता है। तो उनके लिए ना धूप है, न सर्दी है, न गर्मी है, न बरसात है, एनी टाइम उनके माइंड में अपने मेहनत करने की भावना रहती है। ओके, तभी तो वो सफल कर पाते हैं। हाँ, सर्दी और जोरदार वर्षा में भी, कड़ाके की सर्दी और जोरदार वर्षा में भी अपना काम करता रहता है। वर्षा में भी अपना काम करता रहता है। ओके, ये क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ओके बच्चों, तो आपको तो इतना समझ में आएगा, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। वो अपने आप को क्या समझते हैं कि मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है ना। ये उनका मानना है कि उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी जो कमाई होती है, इनका जो खेत में उपजाऊ होता है फसल, वो कितनी सच्ची और ईमानदारी से मेहनत किया हुआ कार्य का सफल परिणाम होता है। ओके,
तो इनका ऐसा मानना है कि मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन जब 2 रोटी खा के अपने बिस्तर पे वो सोते होंगे तो सुख की चैन की नींद आती होगी और आराम से आती है। हम अमीरों को क्या है, पैसा तो है पर सुख का चैन नहीं है, नींद नहीं है। क्यों कि हमें यहाँ वहाँ की 10 तरह की टेंशन, ये ले गया वो ले गया। ज़्यादा पैसा रहने से सुख शांति नहीं मिलती है, परंतु अगर ये जो किसान होते हैं कड़ी मेहनत धूप में और बरसात में कड़ी मेहनत करके सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, वो सफलता उनको प्रदान होती है। जब उनके खेतों में हरियाली छाती है, अनाज पहुँचता है और जब वो देश विदेश और मार्केट में सेल होता है, उनके घर बढ़ जाते हैं, तो उनको कितनी सुकून होता है, कितना आनंद होता है कि आप विश्वास नहीं करते सकते। तब उनको लगता है जाके कि आज मैं एक किसान होने का मेरा गर्व है और मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ। तो क्या है, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। फिर मैं क्या लिखा, यहाँ से लिखिए, मैं अनपढ़ क्या है, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा अनपढ़ हूँ, मेरा मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास पैसे की बहुत, मेरे पास पैसे की बहुत कमी है। ओके, क्या है, इनके पास पैसे कम होते हैं लेकिन आत्मविश्वास बहुत होता है। एक किसान के दिल में आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप सोचिए तो सही, इतना बड़ा खेत में इतना फसल उगाना, अनाज उगाना, सब्जी फल फ्रूट ये सब उगाना क्या हमारे और आपकी बस की बात है नहीं। तो ये कौन कर सकता है, किसान ही कर सकता है। जिसका जो पेशा रहता है उस काम में वो निपुण होता है और उस काम को अच्छी तरह से करता है। ओके बच्चों, तो उनके पास पैसे की बहुत कमी है। मेरे बीवी बच्चों के शरीर पर अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, मेरे बीवी बच्चे के, मेरे बीवी बच्चे के शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं रहते हैं। नहीं है। अच्छे कपड़े हैं। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट आपको यहाँ से कर देती हूँ। मैं तेज धूप कड़ाके की सर्दी और जोरदार वर्षा में भी अपना काम करता रहता हूँ। किसान कहते हैं मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास पैसे की बहुत क्या है कमी है, मेरे बीवी बच्चे के शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं होते हैं। ओके, फिर भी क्या करते हैं, तो अब धीरे धीरे मेरी हालत सुधर रही है। क्या उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है उनको, मेरी हालत सुधर रही है, मेरी हालत सुधर रही है ना। मेरी हालत धीरे धीरे क्या हो रही है, उनकी हालत सुधर रही है। अब मेरे परिवार में पढ़ाई लिखाई भी हो रही है। क्या हो रहा है, पहले नहीं पढ़ाई होती थी लेकिन अब उनके पास धीरे धीरे पैसा आने लगा और वो कमाने लगे तो क्या करने लगे, उनके घर के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे। अब मेरे परिवार में अब मेरे परिवार में
पढ़ाई लिखाई होने लगी है। पढ़ाई लिखाई होने लगी है। ओके, होने लगी है। ठीक है, तो आप अपने मन से भी देश की स्वतंत्रता आप अपने मन से भी और इसमें आगे कुछ लिख सकते हैं। इतना मैंने आपको लिखा दिया, तो आपको ऐसे का टॉपिक जैसा भी है, ऐसा नहीं कि ऐसे का टॉपिक दी हूँ और मैं नहीं लिखाई हूँ, तब बच्चों आप ऐसा सोचना कि नहीं करना है। नहीं, आपको कोशिश करनी है और आपको भी थोड़ी बहुत तो जानकारियाँ होगी कि कोई सा टॉपिक दे दिया हमने, जैसे अभी आत्मकथा किसान के दिया, किसी नेता के बारे में दे दी, किसी टीचर के बारे में, किसी पेड़ के बारे में, तो आपको अपने मन से भी लिखना है। ऐसा वेट नहीं करना है कि मैम ने कराया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, लिखाया नहीं, तो व्हाट टू डू, मैं कहाँ से करूँ और क्या करूँ। ओके, तो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। देश की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने क्या लिखा है? देश की स्वतंत्रता के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने क्या किया है? देश की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने किसानों की दशा सुधारने की ओर, सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए क्या किए हैं? सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया है? सुधारने की ओर ध्यान दिया है। सुधारने के, किसानों की दशा सुधारने के और ध्यान दिया है। ओके, तो क्या करेंगे हम? इस बात से मुझे बहुत संतोष होता है। क्या होता है? इस बात से मुझे बहुत संतोष होता है। मुझे बहुत संतोष होता है। चलिए, आपको ये ऐसे अब तो जान गया और आ भी गया होगा कि इतनी अच्छी तरह से। इसी तरह से हम लेटर के बारे में आपको फॉर्मेट बता देते हैं। आई होप लेटर तो लिखने आता ही होगा बच्चों आपको, है ना? तो लेटर लिखने के लिए आपको बता देती हूँ। अब हम यहाँ लेटर लिखना चालू करेंगे। ओके, लेटर के लिए फॉर्मेट मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपको लेटर लिखना है कि आपके चाचा जी ने आपके जन्मदिन पर एक कैमरा भेंट के रूप में भेजा है। क्या किया है? एक कैमरा भेंट के रूप में भेजा है, या आपके लिए मोबाइल भेजा है, या कोई भी उपहार भेजा है। उसका स्वीकार करते हुए उन्हें पत्र लिखिए। उसका स्वीकार करते हुए उन्हें पत्र कैसे लिखेंगे आप? हाँ, तो यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ एड्रेस लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ आप फॉर्मेट बनाएंगे। फिर ऊपर तो हेडिंग आएगा कि चाचा क्या कर रहे हैं? आपके जन्मदिन पर, चाचा ने आपके जन्मदिन पर कोई उपहार दे रहे हैं, है ना? अब कैमरा भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, या और भी कोई उपहार गिफ्ट आपको हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले यहाँ अपना एड्रेस लिखिएगा, आप जहाँ के हैं, ओके, जो नाम है। फिर अपने क्या लिखेंगे? यहाँ पूज्य चाचा जी। क्या लिखिएगा? पूज्य चाचा
ओके, फिर क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम, फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर इसमें आप अपना मैटर लिखोगे, आपका प्रेम भरा पत्र और कैमरा मिला या मोबाइल मिला, मैं मेरे जन्मदिन पर के अवसर पे मनचाहा भेंट पाकर मैं बहुत खुश हूँ वगैरह, उसमें अपने मन से ऐड कर सकते हैं। फिर लास्ट में लिखेंगे, मेरे जन्मदिन के पार्टी में बड़ा शानदार क्या हुआ, मेरा जन्मदिन, लास्ट में लिखेंगे मेरा जन्मदिन बड़ा शानदार रहा, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप आइएगा, ऐसे करके। और फिर लास्ट में लिख देंगे, आप लिख दीजिएगा। लास्ट में इन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, चाचा जी को प्रणाम, लास्ट में आप लिखेंगे चाची को प्रणाम, भैया को प्रणाम, दीदी है तो दीदी को प्रणाम, अपने सभी बड़ों को प्रणाम। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आप मेरे घर पे आइएगा और आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ चाची को प्रणाम, बड़े भैया को प्रणाम, दीदी को प्रणाम लिखे। फिर आपका स्नेही, लास्ट में क्या लिखेंगे, आपका स्नेही, स्नेही है ना, या आपका प्रिय, या आपका स्नेहाकाक्षी, हाँ आपका स्नेहाकाक्षी भी लिख सकते हैं, काक्षी, ओके। फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं, राम या रवि, जो भी नाम हो, सीता, रीता, ओके। तो आज आपको लेटर के बारे में फॉर्मेट मैं बताई थी, तो आपको ऐसे लेटर लिखना होगा। आपको पहले मैटर उसके अंदर आपके बारे में, चाचा के बारे में मम्मी के पास लिखते हैं, पापा के पास लिखते हैं, किसी ब्रदर भाई और छोटी बहन या किसी से संबंधित आप लिखते हैं तो उसके बारे में पहले ऊपर लिखते हैं, रिस्पेक्टेड और पूज्य या आदरणीय भी लिखते हैं, सादर प्रणाम लिखते हैं, और फिर उसमें मैटर लिखते हैं, एड्रेस, और लास्ट में अपना पता लिख के सेंड करना होता है। ओके बच्चों, तो आज आपके लिए मैं चैप्टर 6 स्टार्ट की, लेकिन इसमें ऐसे और लेटर का भी ज्ञान बताया आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हरि ओम।